हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले रिमेनिंग पार्ट जो कि अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का रह गया था। पार्ट वन में हमने हाफ चैप्टर कवर किया। पार्ट टू में हम हाफ चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में हम देखने वाले हैं कि पर्सपेक्टिव्स आर व्यू फ्रॉम द बिलो लुकिंग एट आई, मतलब जो चीजें जो है एक तरीके से लिमिटेशंस क्या है इंटरनेशनल सिस्टम की। ठीक है, ये हम देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में। पहला इसमें फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म जो एक व्यू था, कब इमर्ज हुआ? 1960s में। कहाँ पे हुआ? इन यूरोप। ठीक है, अब ये व्यू जो इमर्ज हुआ, इनकी से क्या था, मतलब इनका क्या मेन जो है कहना था। इनका कहना था कि वो वुमेन चैलेंज द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल गिवन टू देम। ठीक है, यहाँ पे जो वुमेन्स थी, ठीक है, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और जितने भी उन्हें रोल सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली रोल जो उन्हें दिए गए हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया। देखो, हम जो है पुराने टाइम से देखते हैं कि वुमेन का एक रोल क्या रहा है। ठीक है, कि घर संभालना, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड चोर जितना भी है वो करना। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक यानी कि जॉब वगैरह ना करना। ठीक है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज करना। ठीक है, और एक इनइक्वालिटी भी हम जो है देखते आए हैं पुराने टाइम में। अब तो काफी मॉडर्न आ चुका है, अब तो बहुत ही जो है इक्वालिटी की बात होने लगी, बट पहले टाइम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट थी, जहाँ पे मेल्स को क्या किया जाता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। मेल क्या करते थे? डोमिनेट करते थे। ठीक है, मतलब जो भी बात होगा, जो भी कहना होगा, वो किसका माना जाता था? मेल्स का माना जाता था। ठीक है, अभी जो उन्होंने चैलेंज किया है रिस्पेक्ट को। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बात की वुमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, द सेंट्रल थीम इन फेमिनिज्म आर पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड, यानी कि जो उन्हें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किया गया ना, उसकी बात जो है कि फेमिनिज्म में ये इस चीज का क्या था? सेंट्रल थीम था। ठीक है, अब ये जो इसकी जो बात की उन्होंने सेंट्रल थीम, इसमें क्या था कि देखो, हर जगह पे आप क्या देखोगे? मेल्स को देखोगे, चाहे वो जॉब सेक्टर में हो, ठीक है, घर पे कोई मुद्दा हो, तो वुमेन्स कभी भी आगे आके बोलती नहीं है। कौन बोलता है? मेंस बोलते हैं। तो हर जगह क्या है? मेल का डोमिनेशन है। तो इस मेल डोमिनेशन को उन्होंने हटाने की बात की थी फेमिनिज्म में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टेट एंड सीक प्रोविजन ऑफ जनरल वेलफेयर टू वुमेन, यानी जो वुमेन्स हैं उनके वेलफेयर की बात की गई, यानी कि जो स्टेट जो पॉलिसीज बना रही है, वो वुमेन के मतलब वुमेन जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए भी जो है स्टेट क्या करे? पॉलिसीज बनाए। ठीक है, खाली मेन को ही फेवर ना करे, वुमेन को भी जो है रिप्रेजेंटेशन दे, उनको आगे बढ़ने का मौका दे। ठीक है, इस टाइप के प्रोग्राम बनाए जो कि उन्हें सपोर्ट करें। ठीक है, दे emphasize that women need not to be male identified, मतलब जो वुमेन्स है उनकी खुद की पहचान होनी चाहिए, यानी कि मेल्स से उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाए कि ये इसकी बेटी है या ये इसकी जो है वाइफ है। ठीक है, या ये इसकी सिस्टर है। उनका खुद का एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये जितने भी हमने बात की फेमिनिज्म की, अब इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका ये रोल है कि जो ये जितनी भी डोमिनेट थ्योरीज हमने पहले पढ़ी, रियलिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म पढ़ा, इसमें कहीं पे भी वुमेन्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जो डोमिनेट थ्योरीज है, इन्होंने क्या कर दिया? वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये इसका क्या है? क्रिटिसिज्म है इन थ्योरीज का। ठीक है, क्रिटिसिज्म ही इसमें पढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, यानी कि डोमेस्टिक यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी वुमेन्स की बात नहीं हो रही, और ना ही इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में वुमेन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो फेमिनिस्ट व्यू है, ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला कि आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये क्या है? जेंडर ब्लाइंड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं भी वुमेन्स का इंक्लूसिव नहीं है, वुमेन्स की वॉइस नहीं सुनी जा रही, इनके ओपिनियंस नहीं सुने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक बात और कही कि स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो भी गवर्नेंस पॉलिसीज है, वो किस चीज पे जो है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? अर्निंग्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे, ठीक है, लेबर पे। ठीक है, बट स्टेट किस चीज पे फोकस नहीं कर पा रही है? सोशल सर्विसेज देने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में। ठीक है, जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं मेल और फीमेल के बीच में, उनको हटाने में। ठीक है, कि जो वुमेन है उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले या उनको भी बाहर निकलने का मौका मिले। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें करने में जो स्टेट है वो फेल कर रहा है। ठीक है, और इसी चीज को आगे ले जाते हुए उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है कि वेयर आर वुमेन इन आईआर, कि कहाँ स्टैंड करती हैं वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन पे। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन था फेमिनिस्ट
का जो उन्होंने पूछा। ठीक है, नेक्स्ट आइडियोलॉजी हमारी मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म किसकी वॉइस रही है? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, जो पुअर पीपल हैं, उनकी आवाज किसने उठाई है? मार्क्सिज्म ने। ठीक है, मार्क्सिज्म एक्सप्लेन द सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर टू क्लासेस ऑफ हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी कि मार्क्सिज्म ने दो पार्ट में जो है सोसाइटी को डिफाइन किया है। पहला हैव्स, यानी जिनके पास सब चीजें हैं, एंड हैव्स नॉट, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो वीकर लोग हैं, जो पुअर पीपल है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या है, 5 स्टेजेस जो है बताई हैं। किस चीज की? 5 स्टेजेस बताई है मटेरियलिस्टिक करप्शन की। ठीक है, जो कि सोसाइटी में प्रिविलेंट है। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहां पे सब लोग क्या है, इक्वल है, कोई भी सोशल डिवीजन नहीं है रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, पहला इन्होंने किस चीज की बात की? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे सोसाइटी में सब लोग क्या है, इक्वल है, मतलब कोई जो है रिच नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ठीक है, सब लोग क्या इक्वल है। सेकंड की उन्होंने बात की फ्यूडलिज्म की, जहां पे सोसाइटी डिवाइड होती है दो मेजर क्लास के बीच में, है ना, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, और पुअर पीपल हो गए। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स एंड सर्व्स कह लो या पुअर पीपल कह लो। अब जो है इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है क्लास स्ट्रगल रिप्लेस फ्यूडलिज्म विद कैपिटलिज्म, यानी कि क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या आया कि सोसाइटी क्या थी? इक्वल थी। सेकंड पीओवी क्या आया कि फ्यूडलिज्म था, मतलब सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हुई। थर्ड क्या है? क्लास स्ट्रगल, जहां पे इन्होंने बताया जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब ये है, जब लोग बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनरोल हुए, ठीक है, उनके पास पैसा आया, ठीक है, तो उसके बाद जो डिवीजन आया सोसाइटी में वो क्या है? पहला है प्रोलिटेरिएट, वर्किंग क्लास, यानी जो काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं। दूसरा है बर्गेस, जो कि क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, मार्क्स क्लास जो कि रिच क्लास है, कैपिटल क्लास और रिच क्लास है। ठीक है, ये जो भी वर्किंग क्लास है वो किसके लिए काम करती है? इन कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करती है। ठीक है, मार्क्स कॉल्स फॉर अ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन टू बी थ्रोन द बर्गेस, यानी कि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने किस टाइप की रेवोल्यूशन की बात की? वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन की बात की। जो ये जो बर्गेस है, जो कैपिटल क्लास है, जो इतनी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है, ऑनरशिप कंट्रोल एक तरीके से, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, जिसके ऊपर जो है वर्किंग क्लास लेबर है काम कर रही है, उसकी इक्वालिटी की बात की, यानी कि सबको उतना ही मिलना चाहिए जितनी उनको नीड है, एक्स्ट्रा किसी के भी पास ना हो। इस टाइप की सोसाइटी स्टैब्लिश करने की बात की कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब हमें नियो मार्क्सिज्म एक न्यू अप्रोच देखने के लिए मिलती है इन 1970s के टाइम पे। कब? 1970s के टाइम पे। ठीक है, न्यू मार्क्सिज्म में क्या जो है मेन पॉइंट थे कि न्यू मार्क्सिज्म ने बात की ग्लोबल पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, ये एक न्यू रेडिकल अप्रोच थी जिसमें द इंक्लूडिंग द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, इसके बारे में हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो ये जो जो न्यू मार्क्सिज्म था, इसने जो पूरे वर्ल्ड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था कोर, ठीक है, कोर कंट्रीज, ठीक है, दूसरा पेरिफेरी और तीसरा सेमी पेरिफेरी। अब देखो कोर कंट्री, ये जो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ चुके मैं पढ़ सकते हो, मैं इसको समरी में एक्सप्लेन करी हूँ। ठीक है, कोर कंट्रीज वो थी जो कि नॉर्थ में थी। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पे थी? नॉर्थ में सिचुएटेड थी। और यहाँ पे हाईली इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी। ठीक है, इकोनॉमिकली जो लोग थे बहुत ज्यादा क्या थे? स्ट्रांग थे, यानी उनपे पैसा था। अब इस टाइप में कौन सी जो है कंट्रीज आती हैं? यूएस हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया। ये सब कंट्रीज किस में आती है? कोर कंट्रीज हैं ये। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंट्रीज है पेरिफेरी कंट्रीज। ठीक है, पेरिफेरी कंट्रीज क्या है? जो कि लेस डेवलप है, ठीक है, और जो मेनली रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ पेरिफेरी कंट्रीज जो है वो है जो कि साउथ में लोकेटेड है। और ये कंट्रीज क्या है? मेनली पुअर है, उनका जो मतलब जो यहाँ के लोग हैं मेनली एग्रीकल्चर पे जो क्या है, एग्रीकल एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में मेन जो है इनकी जो भी इकोनॉमी है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ पे जो है इंक्लूड है या फिर जो है इंडल्ज है कहाँ पे? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो ये यहाँ ये क्या करती है? मेनली एक्सपोर्ट करती है रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा माल, जैसे कि एक कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ बनना है, ठीक है, तो क्लॉथ बनने से पहले क्या होगा? धागा होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप जैसे धागा क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
वो फिर किसी डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप नेशन में जा रहा है, वहां से की जो इंडस्ट्रीज में फिर वो फिनिश हो रहा है, फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाके बिक रहा है। ठीक है, तो जो पेरिफेरी कंट्रीज होती है वो मेनली क्या करती है, रॉ मटेरियल क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। यहाँ की जो लेबर होती है वो लो वेज लेबर होती है, इनकी सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है। एग्जाम्पल क्या है, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज वो होती है जो कि डेवलपिंग नेशंस है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया क्या है, एक सेमी पेरिफेरी कंट्री है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज तो हैं बट इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि वो जो है compete कर सके जो डेवलप्ड नेशन है उनसे। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, तो इस वो किस में आता है, सेमी पेरिफेरी में। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, देखो डिपेंडेंसी थ्योरी से दैट डिपेंडेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस इन विच रीजन हैविंग सरप्लस वेल्थ वांट टू लोन आउट देयर मनी टू पेरिफेरल कंट्रीज। यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, जो वीकर नेशंस है। ठीक है, चाहे वो पेरिफेरी हो या फिर सेमी पेरिफेरी हो, बोथ को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन, कि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, इसलिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से जो अदर कंट्रीज है वो किस पे डिपेंड है, डेवलप्ड नेशंस पे डिपेंड है अपनी आगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है, नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज पे डिपेंड होना। तो जो वीकर जो कंट्रीज है, ठीक है, पेरिफेरल जो कंट्रीज है, चाहे वो सेमी पेरिफेरी हो चाहे वो पेरिफेरी हो, ये जो दोनों कैटेगरी है कंट्रीज की, ये किस पे डिपेंड है, कोर कोर जो कंट्रीज है उन पे डिपेंड है। ठीक है, तो यही डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है। लास्ट है हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है, देखो लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन पॉलिटिक्स। ठीक है, एनवायरमेंट बिकेम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग डिबेट सिंस 1970। यानी इन्वायरमेंट भी जो क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने लगा है 1970 से इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में। व्हेन द डेंजर ऑफ अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ एंड द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट कम टू द फोर। यानी कि देखो ये जो क्लाइमेट चेंज है या जो ये पॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी सेटअप हो रही है, अब उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलरली जापान में ही जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है या चाइना में ही बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज तो सब जगह है ना, सब कंट्रीज में, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, कहीं कोई कंट्री ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, कोई कंट्री कम कर रही है, पर कर तो सभी रही है ना, सभी कंट्रीज पॉल्यूशन कर रही है। तो एक तरीके से ये क्या है, ग्लोबल कंसर्न है। क्या है, ग्लोबल कंसर्न है। तो इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग। इट टॉक्स अबाउट द नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये किस चीज की बात करता है कि हमें जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो हम आर्म्स बना रहे हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस बना रहे हैं, यानी कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी जो है वेपन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इन सबको जो है बैलेंस करने की जरूरत है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हुए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए हमें जो है प्रोडक्शन करने की नीड है। और ये किस चीज पे एम्फेसिस देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इज इट दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन ओनली सस्टेन व्हेन इट, जब हम इन्वायरमेंट के साथ जो है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कॉपरेट करेंगे तभी जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है। अब एक अनदर मूवमेंट या एक अनदर व्यू देखने के लिए मिलता है किसका, इको एनार्किस्ट का, जिनका क्या कहना था कि जो इन्होंने आर्ग्यू किया था, डोमिनेशन ओवर अदर पीपल इज डोमिनेशन ओवर नेचर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, यानी जो लोकल कम्युनिटीज है, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, जैसे कि गवर्नमेंट कहीं पे डैम बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट कहीं पे डैम बनाती है तो वहां के लोगों को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो इस टाइप का डोमिनेशन क्या है, डोमिनेशन ओवर नेचर है, नेचर के साथ भी डोमिनेशन है, क्योंकि जो वहां के लोग होते हैं वो नेचर से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये किसका व्यू होता है, इको अनार्किस्ट का। अब पोस्ट कॉलोनिज्म में क्या हम देखते हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म लुक्स एट हाउ कॉलोनियल रूल हैज शेप्ड कंट्रीज इवन आफ्टर, देखो पोस्ट कॉलोनिज्म में बस यही है, जैसे एग्जाम्पल लो इंडिया का, इंडिया क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है, तो जो ब्रिटेन, जब यहाँ पे मूवमेंट्स हुए, ठीक है, कि ब्रिटेन ब्रिटेन
कि जो लोग हैं उनके खिलाफ जब यहाँ पे मूवमेंट हुए, नेशनल मूवमेंट चले कि आप जो है हमारा देश छोड़ के जाओ, अब जो भी है हम अपने देश का खुद देखेंगे। वहां की जो पब्लिक है या वहां यहाँ के जो लीडर्स थे, जो मूवमेंट्स लीड कर रहे थे, वो देखेंगे। तो इस टाइप के जो बैटल्स इंडिया में हुए या अदर जो कंट्रीज थी जो कॉलोनी रह चुकी हैं ब्रिटेन की या किसी और चीज कह रही हूँ मैं, सॉरी, किसी और कंट्री की जो कॉलोनी रह चुके हैं, वहां पे मूवमेंट चल रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे। तो जब ये कॉलोनी आजाद हो गई तो उसी उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी में चेंज आया, ठीक है। इन सब चीजों को हम पोस्ट कॉलोनिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। It was said developed the idea of Orientalism, wherein the explained that the Western culture and political hegemony over the Orient has been maintained through producing a literature for perpetuating a thinking that demeans a village non-Western people. देखो, इडवर्ड ने बोला है कि आइडिया ऑफ ओरिएंटलिज्म को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। देखो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक्सपोज करता है हेजिमनी ऑफ वेस्टर्न नेशन, यानी जो वेस्टर्न नेशन थे ना, जो पोस्ट कॉलोनिज्म में जिनकी भी बात हो रही, जितनी भी कॉलोनीज से जो क्या हुए इंडिपेंडेंस हुई, जितनी भी कंट्रीज, इनकी जो हम बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे देखा जाता था, एक तरीके से बहुत ही लो लो क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल ओरिएंटलिस्ट व्यू ये है कि इंडिया एक कंट्री थी स्नेक चार्मर्स की और मैजिशियन की, जहाँ पे सुपरस्टिशियस चीजों का बहुत ज्यादा बिलीव, नहीं जादू टोने में विश्वास करते थे, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। इंडिया के बारे में, जब इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब मिली थी इंडिया को, इंडिया आजाद होता उस टाइम पे, ठीक है। पोस्ट कॉलोनिज्म हैज, अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्या देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये देख पढ़ते हैं कि कैसे जितनी भी कॉलोनीज जो है आजाद हुई थी, जितनी भी कंट्री कॉलोनियल रूल से आजाद हुई थी, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम को फॉलो किया था। एनएएम क्या था कि नेटो और जो यूएसएसआर थे, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले, इन दोनों में से किसी के साथ भी ना जाके नॉन अलाइंड रहना, यानी कि ना ही हम नेटो जो है उसके साथ है, ना ही हम यूएसएसआर के साथ है, हम इन दोनों के साथ ही नहीं है, हम जो है वॉर में बिलीव ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, एनएएम को फॉलो किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।